A very good afternoon to all of you. Cyst is basically a sac-like structure that contains gas, fluid और semi-solid material जो किसी के भी शरीर में हो सकता है या फिर किसी भी एज में भी ये हो सकता है. Generally it vary in size. साइज में ये डिफर कर सकता है किसी के शरीर में होने से पहले. अगर इसके इंटरनल फैक्टर्स की बात की जाए तो अगर कोई इंसान एक ही बात के बारे में बार बार सोचता रहता है, कंटिन्यूसली थिंक करता रहता है और वो बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है, तो एक सिस्ट हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाता है जो एक कीड़े की तरह हमारे शरीर को खोखला करता रहता है. और आज के दिन हमेशा की तरह हमारी एक्सपर्ट यानी कि हमारी आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगी कि आयुर्वेद में सिस्ट का क्या सॉल्यूशन है. वेलकम टू द शो मैम. ओम नमो धन्वंतराय. सिस्ट जैसा कि हमने बताया सैक लाइक का एक स्ट्रक्चर है, वो कहीं पे भी हो सकता है. स्किन के नीचे हो सकता है, ओवरी में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, इवन वेजाइनल पोर्शन में हो सकता है या ब्रेस्ट में हो सकता है, बोन के साथ में हो सकता है जिसको गैंग्लियोनिक अक्सर टेंडन के ऊपर में हो सकता है. यानी कि कोई भी ऐसी संरचना जो एक मेम्ब्रेन जो भी पार्ट है उसकी मेम्ब्रेन से कवर्ड होके उसके अंदर या तो एयर होगी या फ्लूइड होगा या फिर सेमी सॉलिड समथिंग सेबेशियस सिस्ट जैसे होती है, सीबम के उसमें इकट्ठा हो जाता है, दैट इज सेमी सॉलिड थिंग. तो इस तरह की कोई भी रचना जिसको आयुर्वेद कहता है ग्रंथि. आयुर्वेद ने सभी चीज़ों का जैसे बताया हुआ है कि किस तरह से इसका इलाज किया जाए और क्या निदान किया जाए. तो आयुर्वेद ये भी बताता है कि ग्रंथि कोई भी ऐसी संरचना जहाँ पे रक्त हो, मांस हो, मेद हो या फिर कफ हो. तो इस तरह की प्रवृत्ति से 5 प्रकार की ग्रंथियों का वर्णन किया गया है और दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंटेंट कि क्या कंटेंट है और कौन कौन से टिश्यूज इस्तेमाल हुए हैं. तो दैट इज व्हाई आयुर्वेद इज मोर साइंटिफिक रादर देन हम ये सिस्ट जैसे बता रहे हैं तो एरिया वाइज बता रहे हैं. आयुर्वेद में सिस्ट की और क्या डेफिनेशन है और क्या रीजंस होते हैं इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर राखी, लेकिन उससे पहले कुलजीत से बात करते हैं. जी कुलजीत बताइए. हेलो हेलो कुलजीत. हेलो यस गुड मॉर्निंग. जी वेरी गुड आफ्टरनून. बताइए क्या सवाल है आपका. मेरा ऐसा है कि मेरा ना बड़ा बेटा ही 31 years old एंड ही हैज ऑस्ट्रेलिया से आया था पढ़ के, तो ही हैज थोड़े बिस्तर में जो सिकरी सी जैसे डंडो जैसे हो जाती है जी. आस्ते आस्ते करके वो बढ़ती गई और वो पस्चुलर होती गई, दाने फिंसिया जैसे बन गई. फिर उसके ना ईयर्स के पीछे आ गई जी. आस्ते आस्ते वी स्टार्टेड ऑन एलोपैथिक ट्रीटमेंट एंड द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ दिल्ली ने भी दिखाया. उसके बाद हुआ क्या कि वी वेंट इट वाज नॉट क्योर्ड एंड इट सेट इनटू हिज ग्रोइन एंड एनल एरिया व्हिच बिकेम कॉन्स्टेंटली पस बनती रहती है. एंड वो हुआ क्या कि देन कान से भी समटाइम्स ईयर्स गेट ब्लॉक्ड एंड बैक ऑफ ईयर्स जैसे स्किन में ना क्रैक्स भी आ जाते हैं. ओके. सिर्फ डैंड्रफ की समस्या थी पहले, लेकिन उसका मुझे लगता है ठीक तरह से सॉल्यूशन नहीं लिया गया तो वो और बढ़ गई है. यस, दिस इज सेबोरेटिक डर्मेटाइटिस एंड सेबोरेटिक डर्मेटाइटिस के लिए बेसिकली आप कुछ नहीं करिए, जितने इलाज कराती जा रही है वो और एग्रीवेट हो रहा है. आप दवाइयाँ नोट करिए, 2 दवाई जो खानी होगी कैशोर गुगुल की गोली, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम, और साथ में गुड़ूची घन सत्व गुड़ूची की टैबलेट भी आती हैं, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम, दैट्स ऑल. ये दवाइयाँ पूरे 45 डेज तक करनी है और वीकली ट्वाइस इनको ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं खास तौर से इनके लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहेगा. कोकोनट ऑयल में नींबू निचोड़ लें और उसके 2-3 बार स्मेयरिंग कर ले स्कैल्प के ऊपर. तो स्कैल्प के ऊपर करने के बाद में सिंपल पानी से धो देंगे तो भी इनको काफ़ी राहत मिलेगी. और ये ध्यान रखें कि ये वीक में ट्वाइस करना है. और इसके अलावा कोई भी ज़रूरत नहीं, हाँ जब पस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है तो नीम की पत्ती को पीस लिया जाए पानी से, सिंपल पानी से, और उस लेप को लगा लेंगे वंस इन अ वीक. ही विल सर्टेनली गेट रिलीफ इनफैक्ट फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम. लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है. इसके बाद आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा ये दवाई इस्तेमाल करने के बाद कि आपको इससे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा. वैसे आयुर्वेदिक दवाओं की एक खास बात कि इनका कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं होता है. अभी हमसे मंजू बात करेंगी. जी मंजू बताइए. हेलो हेलो. जी मंजू बताइए क्या सवाल है आपका. हाँ मैम, मेरी बेटी है 20 साल की जी. और उसको एक तो पॉलीसिस्टिक ओवरी बताया है जी. और प्लस उसका किडनी में स्टोन बनता है.
ओके, पॉलीसिस्टिक ओवरी है और किडनी में स्टोन है उनकी, तो क्या कर सकते दोनों ही चीज के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज अ डिफरेंट थिंग, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन syndrome is a different thing. When cyst is associated with other factors, other symptoms, that is called as syndrome. तो पहले क्या है कि डायग्नोसिस पॉलीसिस्टिक ओवरी है कि सिंड्रोम है, ये आप कंफर्म कर लें। एंड सेकेंड थिंग, किडनी स्टोन फ्रिक्वेंट बन रहे होंगे, रिकरेंट होंगे, तो कुछ इनकी डाइटरी हैबिट ऐसी होगी जो कंटिन्यूसली सेम हो रही है, उसको भी आप चेंज करेंगे। लेकिन दवाइयाँ तो मैं बताऊंगी, आप नोट करिए। गोक्षुरादि गुगुलू की गोलियाँ 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, और इसके साथ में अग्नि तुंडी वटी, ये 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों दवाइयाँ इनको कम से कम 2 साइकिल आने तक खानी है। तो उम्मीद करते हैं कि दवाइयाँ आपने नोट कर ली होंगी। मैं जानती हूँ और थोड़ा नाम जरूर डिफिकल्ट है बिकॉज संस्कृत शब्द होते हैं, समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब इन दवाइयों का आप इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आप पर असर करेंगी। अभी बात करते हैं, ज्योति हमारे साथ है। जी ज्योति बताइए। लगता है हमारा संपर्क ज्योति से टूट चुका है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी नेहा बताइए। हेलो नेहा, लगता है इनसे भी हमारा संपर्क टूट चुका है। अगर सिस्ट की बात की जाए तो अगर मैं रीजंस या कॉजेस की बात करूं तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन से, ट्यूमर्स से या जेनेटिक कंडीशन से या अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से भी सिस्ट आ जाता है बॉडी में। लेकिन इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? ऐसा है कि कोई भी कंटिन्यूसली इरिटेशंस यदि कहीं पे भी हो रहा है और ख़ास तौर से लाइफ स्टाइल रिलेटेड है, इनफैक्ट यदि ओबेसिटी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, तो भी ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात है डाइटरी हैबिट, ये भी। और एक और मैं जो अक्सर आप लोग नहीं जानते होंगे, आजकल जो मोबाइल है, मोबाइल भी अगर एक कंटिन्यूस एक प्लेस में रखा जाए तो वो हेमोरेजिक सिस्ट का भी कारण हो सकती है। जैसे कहते हैं कि मोबाइल को अपनी ऊपर वाली पॉकेट में नहीं रखना चाहिए बिकॉज उसका सीधा हार्ट पे इफेक्ट होता है। हाँ, दैट इज मोबाइल रेडिएशंस अलग होते हैं। बट सिस्ट की जहाँ तक की बात है तो हमें कोई भी ऐसा काम जो कंटिन्यूसली, जैसे से फॉर एग्जांपल यदि बहुत ज़्यादा लेबोरियस वर्क कर रहे हैं या कंटिन्यूस एक जगह कोई भी पर्टिकुलर थिंग इरिटेट हो रही है, एंड अदरवाइज ऐसा कोई रीज़न नहीं है। कई बार मेनोपॉजल और प्री मेनोपॉजल ज़्यादा हो जाता है, कई बार चाइल्ड बेयरिंग एज पे हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि विदाउट अ रीज़न पर, सो टोटल इडियोपैथिक, तो विदाउट अ रीज़न भी सिस्ट हो जाती है। और आपको मैं बता दूं कि 95% सिस्ट जो है वो नॉन मैलिग्नेंट होती हैं, बिनाइन टाइप होती है। लेकिन ऐसा है कि वो यदि साइज बढ़ता जा रहा है और क्योंकि हर एक एरिया फिक्स है, यदि उस एरिया को ज़्यादा और ओवरलैप कर रहे हैं तो पेन होगा और दूसरे और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। कौन से एरियाज हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर राखी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है, सुधा है हमारे साथ। जी सुधा बताइए। हेलो जी सुधा बताइए, क्या सवाल है? हाँ जी मैम, जी हमारी छोटी सिस्टर है, उनका थोड़ा शरीर में बहुत मोटापा ज्यादा है। कितने साल की है? जी अभी 24 की है। 24 ईयर्स की है। कितना वेट है उनका और कितनी हाइट है उनकी? वेट तो भी चेक नहीं किया हमने, लेकिन उनका थोड़ा वजन बहुत ढीला सा है। ओके, वजन बहुत ढीला सा है और ज्यादा है तो क्या कर सकते हैं? ढीला सा इन द सेंस बॉडी काफी जो है वो फ्लैसिड से हो रखी होगी। बेस्ट ऑप्शन है वॉक कराइए, सुबह शाम तेज चलवाइए। ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन रादर देन गोइंग फॉर एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज। एंड सेकेंड थिंग, डाइटरी इनटेक जो है, जितना कंजम्पशन नहीं हो रहा है उसको ना ले, इस हिसाब से लें कि जितना आप खा सकें और जितना आपका यूजुअली एडिपोज टिश्यूज जो अदर एक्यूमुलेट ना हो पाए। लेकिन एक दवाई भी साथ में ली जा सकती है, त्रिफला गुगलू की गोलियां 3 गोली सुबह और शाम। और सुबह उठें तो दालचीनी का पीस ले और उसके 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में उनको दीजिए, जरूर फायदा होगा। चलिए, मतलब अगर मोटापा है भी तो वो जरूर कम हो जाएगा। हम रीजंस के बारे में बात कर रहे थे और आपने बताया कि कुछ एक एरियाज फिक्स्ड होते हैं जिसमें सिस्ट होने के चांसेस होते हैं और साइज डिफर कर सकता है, लेकिन इनका इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कॉल फॉर केयर में अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अब
सवाल ये उठता है कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपको सिस्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि हाउ डू आई नो कि आई हैव सिस्ट। तो इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि अगर आपके एब्डोमेन में लगातार दर्द रहता है, पेल्विक एरिया में दर्द रहता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती जा रही है, आपको यूरिनेट करने में प्रॉब्लम होती है, आपका वेट बढ़ता चला जा रहा है वो भी लगातार कंटिन्यूसली, या फिर आपको एबनॉर्मल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है। ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में सिस्ट है या नहीं है। वैसे प्रेगनेंसी के दौरान इसके और सिम्टम्स होते हैं जैसे सच एज नॉजिया, वॉमिटिंग या फिर अदर तरह की प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है, इरिटेशन आपको होने लगती है। अब बात करते हैं कि एरियाज क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी मधु बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। और जब मुझे कोल्ड होता है तो मेरी पानी बहुत निकलता है नाक में से, और जिस वजह से मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। जी। इसके बाद फिर मेरा मेडिसिन लेने से ज़्यादा पानी तो आना बंद हो जाता है नाक से, पर इसके बाद फिर मुझे काफी नाक बंद हो जाती है और सिर में काफी दर्द भी रहता है। कोल्ड बहुत ज्यादा रहता है जिसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस इसको बोलते हैं। और आप किसी चीज़ से, खास चीज़ से एलर्जिक हैं, और आप ध्यान रखें कि सरसों के तेल में उंगली डुबो करके नाक के अंदर स्मेयर बना करके बाहर निकला करें। नंबर 2, दवाई नोट करिए, आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। चित्रखरीति की 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, और इसके साथ में नारदीय लक्ष्मी विलास रस, नारदीय लक्ष्मी विलास रस लंबा नाम है, नोट कर लिया करिए। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। सिर्फ आप 30 डेज तक ये लीजिए और हमें जरूर बताइए। मतलब थोड़ा लंबा नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे फर्क जरूर पड़ेगा इन्हें। अभी लक्ष्मी हमसे बात करेंगी। जी लक्ष्मी बताइए। हेलो, आई एम सॉरी, नरेंद्र हमारे साथ हैं, बताइए। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम, मैं 39 साल की हूँ और मेरा वेट बहुत बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। और जैसे मतलब कद है मेरा 5 फुट 5 इंच, और मैं बहुत कम डाइट है मेरी, और ना मैं देसी घी लेती हूँ ना मैं ऑयली चीजें लेती हूँ, तो फिर भी पता नहीं क्यों मेरा वेट बढ़ता है। ओके, ये नहीं जान 45 सॉरी 85 है मेरा। हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप बहुत लाइट फूड ले रही हैं, लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रही हैं, एंड मोर ओवर आप स्किप कर रही हैं अपना मील, जो नहीं करना चाहिए आपको। 3 टाइम आपको प्रॉपर खाना खाना चाहिए, और ब्रेकफास्ट के टाइम में ब्रेकफास्ट यदि आप नहीं करेंगी तो क्या होगा कि लंच में आप कुछ भी खा लेंगी, और वो आपको ज़्यादा मोटापा करेगा। तो एक तो अपनी रेगुलर हैबिट्स बनाइए खाने की, दूसरी रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज नथिंग एज देन गोइंग फॉर ब्रिस्क वॉक, एंड वॉक करने के लिए आपको सुबह शाम बिल्कुल रेगुलर रह करके करना है। आपको, मुझे नहीं लगता कोई दवाई की ज़रूरत है, लेकिन यदि आप साथ में लें तो जो और भी चीज़ें आपके खाने की जो पावर है, वो भी पचाने की पावर है, वो भी ज़्यादा बढ़ा देगी। नोट कर लीजिए, व्योषादि गुग्गुल की 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम, दैट्स ऑल। ओके, अभी मंजीत हमसे बात करेंगे। जी मंजीत बताइए। हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून मंजीत, बताइए क्या सवाल है आपका? जी 15 मंथ हो गए मेरी डिलीवरी को, मतलब में बहुत वीकनेस रहती है, और मेरा थोड़ा बॉडी तो ठीक है, मेरा पेट थोड़ा बाहर दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। सब लोग सोचते हैं, और दशमूला रिच और अशोका रिच लेने का हिंदुस्तान की बहुत सी लड़कियों की यही समस्या है। पेट बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन नमिता एक ये भी होता है कि खाना खाने के बाद में आप तुरंत बैठ जाते हो, वो नहीं बैठना चाहिए। सोने के लिए के पहले लेटना जरूरी है, लेटना जरूरी है। आपको 100 कदम चल लेना चाहिए, यानी कि कोई काम ऐसा जो चल के किया जा सकता है वो किया जा सकता है, और साथ में उसके बाद में रिलैक्स होकर के सीधे लेटना है सुपाइन पोजीशन पे। मैं पहले भी बता चुकी, ये एक बहुत बुरी हैबिट है कि हम बैठ करके काम करते रहते हैं। आप नोट करिए, आपने अपनी जो दशमूला रेस्ट ले रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में पश्चिमोत्तासन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको खास तौर से खाना खाने के बाद वज्रासन करना चाहिए। वज्रासन में कुछ नहीं, आपको पैर के ऐसे मोड़ करके और उसके बल पे ऐसे करके बैठना है। जो ये आपके एड़ी है वो आपके यहाँ पे नीचे की ओर लगेगी, और इस तरह से आप बैठेंगे तो अंदर इंटरनल डाइजेशन बढ़ेगा। और पश्चिमोत्तासन में आप जब सुबह सो करके उठती हैं, बेड पे नीचे आने के पहले आपको पैर सीधे करने हैं, और पैर सीधे कर करके आपको ये हाथ से अंगूठा पकड़ना है, और अपने ये मस्तक को
इस पे घुटने पे लगाना है, यानी कि ऐसे करके झुकेंगी जब आप, तो आपको ध्यान रखें कि ब्रीदिंग बढ़ेगी लेकिन आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज पश्चिमोत्तासन, और ज़रूर फर्क पड़ेगा। ओके, जरूर फर्क पड़ेगा। वैसे अभी किरण हमसे बात करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज को अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खूब सारी मेहनत, खूब सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। थोड़ा डेडिकेशन तो थोड़ा जरूरी होता है डेडिकेशन, ना, कंसंट्रेशन जरूरी है और लगन भी बहुत जरूरी है। अगर इन सारी चीजों को आप एक साथ मिला लेते हैं तो कुछ भी पाना जिंदगी में मुश्किल या नामुमकिन हो ही नहीं सकता। अभी हमसे किरण बात करेंगे। जी किरण, बताइए। हेलो, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ किरण। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून किरण। मैं हमेशा आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह, थैंक यू सो मच। बताइए। एक्चुअली आज क्या है कि मेरी बेटी के बारे में ही प्रोग्राम आ रहा है। उसको ओवरी में सिस्ट है और बहुत सारी सिस्ट है, छोटी छोटी सी, और डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि उसको पीसीओडी है। ओके। और उसको अंडर चिन जो है वो उसको अनवांटेड हेयर भी हो गए हैं। और उसके बाद में उसका जो मोटापा है वो शेप बॉडी। हेलो जी, बताइए। और उसका जो पेट है वो मतलब जैसे बूढ़ी औरतों का लटक जाता है, तो वो उसका पेट वैसे लटक गया है, और पेट के ऊपर भी बाल है, इवन चेस्ट पे भी अनवांटेड हेयर है। ओके, एज कितनी है आपकी बेटी की? 27 ईयर्स की। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जिसके आप फीचर्स बता रही हैं, बिल्कुल क्लासिकल फीचर्स हैं, और इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, रेगुलर पीरियड है आपके, हो सकते हैं हेयर ग्रोइंग हो सकते हैं। दवाई जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का भी टॉलरेंस का इम्प्रॉपर हो जाता है, इसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर क्रिएट नहीं होता, और ये भी एक रीज़न है। दवाई बिल्कुल ज़रूरी है, नोट करिएगा। दवाई त्रिफला गुगलू की गोलियां 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम। ध्यान रहे, इनको अखरोट जरूर खिलाइएगा। हर सिस्ट जिसको भी सिस्ट है उनके लिए अखरोट बहुत अच्छी चीज़ है, खाने में ज़रूर इस्तेमाल होनी चाहिए, यानी कि रेगुलरली। तीसरी बात है कुमार या 100, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद में। ये 2 दवाइयाँ इनको जरूर देनी है, और साथ में इसके साथ में गुड़ूची घन सत्व या गुड़ूची घन वटी, इसको 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, ये जरूर दीजिएगा, लेकिन 45 डेज तक दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इनके लिए पेट की एक्सरसाइज जो कपालभाति बताते हैं कि अंदर की ओर, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कोई सांस वास की आपके रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो टमी है आपका, जो नेवल पोर्शन है, उस उनको सिखाइए कि उसको अंदर की तरफ खींच करके बिल्कुल पीठ से लगाने की कोशिश करें। जितनी जल्दी करेंगी उतना अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास तौर से ध्यान रखें कि डेली एक पर्टिकुलर टाइम उनको डेडिकेट करना पड़ेगा इस काम के लिए। ओके, डॉक्टर राखी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह की आयुर्वेदिक दवा आपकी बेटी ले सकती है। अगर इससे फ़र्क पड़ने लगता है तो हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का फ़र्क उन्हें पड़ रहा है, सिस्ट उनकी बॉडी से जा रहा है या नहीं जा रहा है। अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बिकॉज कॉल्फा केयर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस, यानी कि किस तरह की सावधानियां आप बरत सकते हैं अगर आपकी बॉडी में सिस्ट है। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। अगर मैं सिस्ट की बात करूं तो ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसके बारे में इंसान सोचता ही चला जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में कहा कि सिस्ट एक ऐसी परेशानी या समस्या हमारी बॉडी में होती है जब हम किसी एक बात के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं और वो बात हम पर इतनी हावी हो जाती है कि उस बात से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और एक कीड़े की तरह हमारे शरीर को वो खाली करने लगती है, खोखला करने लगती है और एक सिस्ट हमारी बॉडी में हो जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनली आप अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर किसी ने आपको कुछ कह भी दिया है तो उसके बारे में आप इतना मत सोचिए, या कोई बात अगर आपके साथ हो गई है तो प्लीज उसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि इससे सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको टेंशन फ्री होकर, स्ट्रेस फ्री होकर अपनी जिंदगी को बिताना होगा, बिकॉज स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है सिस्ट को आपकी बॉडी में लाने के लिए। अभी हम बात करेंगे, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, सुनील बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी मिसेज को अभी मेमोग्राफी में कुछ थोड़ा सा एबनॉर्मल बताया था, फिर मैंने इसका टेस्ट कराया था, यूएसजी ब्रेस्ट टेस्ट कराया था। जी। तो उसमें थोड़ी सिस्ट आई है, एक छोटा साइज है 12.3x into 435 mm राइट साइड में और 6.4 into 4.8 mm लेफ्ट साइड में। जी। तो वैसे तो डॉक्टर्स ने बताया कोई ऐसी खास बात नहीं है, बट छोटी सी सिस्ट है, तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए?
ओके, क्या कर सकते हैं? छोटी सी सिस्ट है, डॉक्टर ने ऑलरेडी बता दिया, कोई डरने की बात नहीं, आप डरे नहीं। दूसरी बात है, एक साइज़ क्योंकि ब्रेस्ट के टिश्यूज़ ऐसे होते हैं, वहाँ पे ये सिस्ट पड़ी है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि करीब 60% लेडीज़ में कहीं ना कहीं सिस्ट हो जाती है, या फिर मेल में भी कहीं सिस्ट हो जाती है। तो ये उसका साइज़ डिपेंड करता है कि किस साइज़ का है, उसके कंसिस्टेंसी, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो किस कंपोनेंट से बनी हुई है। यदि ये मैलिग्नेंट नहीं है, यदि साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, यदि सराउंडिंग टिश्यूज़ को हार्म नहीं कर रहे हैं, तो पड़े रहने दीजिए। ओके, एक एसएमएस हमारे पास है, इन्हें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है आंख में, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? नाम इन्होंने अपना नहीं दिया है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यदि है और डायबिटिक भी हैं आप, तो थोड़ा सा आपको शुगर अपना कंट्रोल करना चाहिए। और यदि डायबिटिक नहीं है तो साथ में आप, और यदि हैं तो भी दवाई तो चलेगी ही। नोट करिए, रसांजन नेत्र बिंदु आता है एक आयुर्वेद का, बहुत अच्छी दवाई है। 2-2 बूंद आपको सुबह शाम आँखों में डालना है। और तीसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि रात में त्रिफला पाउडर भिगो दें एक ठंडे पानी में, और सुबह उस पानी से आँखें धोएं, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एक एसएमएस और है हमारे पास, इन्हें पहले जॉन्डिस हुआ था, इन्होंने भी अपना नाम नहीं दिया है, लेकिन अब इनके लिवर में लिपिड जमा हो गया है, डिपॉजिट हो गया है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? फैटी लिवर डिजीज़ इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल पे बहुत कंट्रोल करना ज़रूरी है। खाने पीने में ख़ास तौर से जो फैट आइटम है, जो ऑयल है, वो सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखें। ट्रांस फैट नहीं ज़्यादा लें, इसका ध्यान रखें। और दूसरी बात है, दवाई तो बिल्कुल ज़रूरी बनती है इनके लिए, और वो नोट करें, द्राक्षा 100 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, और इसके साथ में चित्रकादी वटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, ये कंटिन्यूसली 2 महीने तक लें। वर्टिगो और माइग्रेन के लिए कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो सकती है? वर्टिगो इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइग्रेन। यदि दोनों इकट्ठा है तो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजह है कि इनको चक्कर भी आ रहे हैं और सिर दर्द भी रहता है ना। एक बार आप फिर से अपने डायग्नोज चीज़, वो वाकई में कहीं मैकेनिकल चीज़ तो नहीं है ब्रेन में, यदि वो बता सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, ईयर प्रॉब्लम से भी आपको ऐसा हो सकता है। एक बार कारण बताएं। शिव है, इन्होंने हमें एसएमएस किया, इनकी एज है 46 ईयर्स, गाजियाबाद से इन्होंने एसएमएस लिखा है, और इनकी राइट साइड ऑफ आई में दर्द रहता है और साथ साथ वो लाल भी रहती है, तो क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूसली पेन हो और यदि रनिंग भी है, आँख के डॉक्टर को एक बार दिखा लें, कारण जानना बेहद ज़रूरी है, इसको कैजुअल ना लें। अनीता ने एसएमएस किया है, शी इज़ वेरी प्रॉन टू टीथ प्रॉब्लम्स, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? टीथ प्रॉब्लम के लिए बेस्ट इलाज मैं घर का ही बता देती हूँ ना, आपको नोट करिए। सरसों के तेल 2 बूंद, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी, ये सब मिला करके मंजन किया करिए। सप्ताह में 3 बार ऐसा मंजन करेंगे, काफ़ी लार निकलेगी, स्मेल भी जाएगी और दांतों की प्रॉब्लम भी कम होगी। डॉक्टर राखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई, हमारे शो को आपने आगे बढ़ाया, थैंक यू सो मच। एक बात ज़रूर कहेंगे कि हमने जो ग्रंथि और सिस्ट की बात की है, इसके लिए ऐसा अक्सर होता है कि निदान करने के बाद सर्जरी भी ज़रूरत होती है। आयुर्वेद कहता है आदौ विमलापन, द्वितीय अवसेचनम, तृतीय उपनाह, चतुर्थ पाठनम एंड पंचमम शोधनम एंड षष्ठम रोपणम क्रिया एंड सप्तमम वैकृतापहम। ये इतनी सारी क्रियाएं हैं, डरने की क्या बात है। यदि सिस्ट है तो डॉक्टर को दिखाइए, कोई ना कोई उपाय हो ही जाएगा। इनफैक्ट ओम नमो धन्वंतराय।